नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एक गुड न्यूज़ है आप सबों के लिए कि एसएससी सीजीएल का वैकेंसी जो है बढ़ चुका है। कितना हो गया है? तो पहले ये 12,546 थे, अब ये वैकेंसी कितनी हो गई है? तो 15,350 जो है हो गई है। प्लस बताया जा रहा है बाई आरटीआई के माध्यम से, मतलब इससे भी अधिक जो है आपका जो है वैकेंसी हो सकता है। अब उसके बाद देखिए ओल्ड डेट नोटिफिकेशन, ये पहले नोटिफिकेशन आने वाला था पर ये किस कारण से जो है पोस्टपोन हो गया। ये आपका इलेक्शन था ना, इलेक्शन की वजह से जो है आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम जो है 20 दिन के लिए उसको पोस्टपोन कर दिया गया, आगे बढ़ा दिया गया। तो ये तो जो है उससे नीचे का ही एग्ज़ाम है, इसको भी क्या कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया। इस डेट को जो है आप कट कर देंगे। न्यू डेट क्या है? तो न्यू डेट जो है 24 जून से लेकर 24 जुलाई एक नोटिस आया हुआ था, है ना, कि 24 जून से 24 जुलाई जो नोटिफिकेशन आएगा। तो नोटिफिकेशन आज किसी भी समय आपका जो है टपकने वाला है, इसलिए भी अलर्ट हो जाइएगा, है ना। आज के बाद जो है आपका उल्टी गिनती जो है शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा तो उसके बाद नोटिस में और क्या लिखा हुआ था, टायर 1 का एग्ज़ाम जो है लिखा हुआ था कि सितंबर से अक्टूबर में, मिड सितंबर से लेकर अक्टूबर जो है के बीच में आपका जो है टायर 1 का एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करवा लिया जाएगा, है ना। तो आप लोग की उल्टी गिनती यहाँ से शुरू हो जाती है। अगर बहुत जो है बच्चे अगर जो न्यू फ्रेशर होंगे, अगर नहीं पता होगा कि सीजीएल क्या होता है, तो मैं आपको बता दूँ कुछ ही शब्दों में कि सीजीएल जो है एक जो है वेरियस पोस्ट के लिए जो है क्या करवाती है, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है ना। तो कौन करवाता है सीजीएल का एग्ज़ाम, कौन कंडक्ट करवाता है? तो एसएससी करवाती है। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है एक आयोग जो है भारत सरकार के जो है जो भी मिनिस्ट्री है उसमें रिक्तियों को भरने के लिए जो है ये कमीशन जो है काम करती है। ये जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, 10th बेसिस पर एग्ज़ाम करवाती है, 12th बेसिस पर एग्ज़ाम करवाती है और ग्रेजुएशन बेसिस पर भी एग्ज़ाम करवाती है। 10th पर कौन सा एग्ज़ाम करवाती है? तो 10th पर जो है एसएससी एमटीएस हो गया और एसएससी जीडी जो है करवाती है। और 12th बेसिस पर कौन सा एग्ज़ाम हो गया? तो सीएचएसएल हो गया, एसएससी सीएचएसएल और स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करवाती है। और जो है ग्रेजुएशन लेवल पर कौन सा एग्ज़ाम हो गया? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आपका जो है सीजीएल हो गया और एक और होता है सीपीयू होता है, सेंट्रल पुलिस, है ना। ये जो दो एग्ज़ाम जो है ग्रेजुएशन लेवल पर जो एग्ज़ाम करवाए जाते हैं। अब जो है वेरियस पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम होता है, चाहे एमटीएस को लेकर देख लें या फिर जो है सीएचएसएल को लेकर देख लें, स्टेनोग्राफर को लेकर देख लें, सब में जो है आपका जो है अलग अलग पोस्ट के लिए एग्ज़ाम होता है। सीजीएल जो है सबसे ऊपर को इसको रखा गया है। सीजीएल में जो है बहुत सारे पोस्ट होते हैं, ये पोस्ट के लिए जो है आपका जो है एग्जामिनेशन जो है कंडक्ट करवाया जाता है। कौन कौन सा पोस्ट है? तो देखिए एएसओ है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, एनसीएसएस, सेंट्रल सेक्रेटरी जो है सर्विस, इन एमईए एंड एमईए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, भारत सरकार के जो है मतलब विदेश मंत्रालय में जो आपको काम करने का इसके माध्यम से मौका मिल सकता है। उसके बाद एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, जीएसटी इंस्पेक्टर हो गया, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, सब जो है इससे बनते हैं। प्रिवेंटिव जो है इंस्पेक्टर हो गया, एग्जामिनर हो गया इंस्पेक्टर, ईडी हो गया। ईडी का ऑफिसर जो है बनता है यूपीएससी का एग्ज़ाम देकर के डायरेक्ट जो है वहाँ पर जाता है ना। यूपीएससी का एग्ज़ाम देकर के ईडी का ऑफिसर बनता है। और जो असिस्टेंट होते हैं ना उससे जो एक पद नीचे जो है तो कौन आता है? तो इस एग्ज़ाम के माध्यम से, सीजीएल के माध्यम से ही ईडी के जो असिस्टेंट जो है जाते हैं। कहीं कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा। उसके बाद ऑडिटर हो गया, लेखा जोखा काम करने का काम भी जो है इस सीजीएल के माध्यम से ही किया जाता है, भर्ती किया जाता है। पीए ऐसे हो गया, पीए मतलब हो गया है, पीए का मतलब होता है पर्सनल असिस्टेंट नहीं, यहाँ पोस्टल असिस्टेंट हो गया। और ऐसे का मतलब होता है सॉर्टिंग असिस्टेंट हो गया। ये आपका जो है यहाँ पर पोस्ट है। एक टीए होता है, टैक्स असिस्टेंट होता है, इन सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्सेस में जो है ये आपका वेरियस पोस्ट है जो सीजीएल जो है कंडक्ट करवाती है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं पैटर्न। इस सीजीएल का जो है पैटर्न क्या है, सीजीएल में जो है कौन कौन सा जो एग्ज़ाम देना होगा, कौन कौन सा सिलेबस है, क्या है ना, इसकी जो है एलिजिबिलिटी क्या है, इसका सैलरी क्या है, प्रमोशन क्या है, पूरा हम लोग जो है बात करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले इसमें टायर 1 एग्ज़ाम होगा जो कि क्वालिफाई होगा। अब जब तक इसको क्वालिफाई नहीं कीजिएगा तो उसके बाद जो है आपको जो है ना टायर 2 में बैठने का मौका नहीं दिया जाएगा। मतलब कि क्वालिफाई करना इसको ज़रूरी है। टायर 1 का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद टायर 2 के माध्यम से ही आपका मेरिट बनेगा। ये सब क्वालिफाइंग है, ये आपको क्वालिफाई करके जो है इसमें जो है एंट्री करना है और इससे आपका जो है मेरिट बनेगा। मेरिट लिस्ट में जो है यही जो है आपका जो है टायर 2 ही बनाएगा। उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, डीवी हो गया, उसके बाद फिजिकल टेस्ट हो गया, उसके बाद जो है मेडिकल टेस्ट हो गया। अब हम लोग जो है टायर 1 को जो है थोड़ा डिफाइन करते हैं। टायर 1 जो है आपका जो है टायर 1 का एग्ज़ाम कब होगा? सितंबर से अक्टूबर के बीच में होगा।
3 महीने का टाइम जो है आपको दिया गया है, 3 मंथ का टाइम जो है। तो यहाँ से आपका उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई। अब टायर 1 कितने मिनट का हो गया, ये 60 मिनट का एग्जाम होगा आपका। सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, जीके जीएस होगा, और उसके बाद इंग्लिश हो जाएगा। 25 क्वेश्चन होंगे, और मैं मार्क्स जो देखा जाए तो ये है ना, 1 क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का हो जाएगा, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, मतलब टोटल देखा जाए तो ये आपका 200 मार्क्स का हो जाएगा। और क्वेश्चन देखा जाए तो 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी है, गलत कीजिएगा तो आपके नंबर भी काटे जाएंगे, मतलब कि एक गलत कीजिएगा तो आपके आधे नंबर जो है काट लिए जाएंगे। ये टायर 1 का था, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब लोग टायर 2 के बारे में चलते हैं। टायर 2 जो है, टायर 2 जब टायर 1 में आप क्वालिफाई कीजिएगा तो टायर 2 में जो है आपको बैठने का मौका दिया जाएगा। अब टायर 2 ही आपका जो है ये मेरिट नेचर है, यही आपका मेरिट बनाएगा, यही आपका मेरिट बनाएगा। इसमें 3 सेक्शन है, सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है और सेक्शन 3 है, ठीक है। सेक्शन 1 में जो है मॉड्यूल 1 है, मॉड्यूल 2 है। सेक्शन 2 में भी मॉड्यूल 1 है, मॉड्यूल 2 है, और सेक्शन 3 में भी जो है मॉड्यूल 1 है, मॉड्यूल 2 है। मतलब बारी बारी से देखते हैं। मॉड्यूल 1 में जो है मैथ है आपका, मॉड्यूल 2 में क्या है, रीजनिंग है। 30 क्वेश्चन हो जाएंगे और दोनों को आपको जो है 1 घंटा समय दिया जाएगा। इसमें जो है एक क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का हो जाएगा, तो फुल मार्क्स कितने हो जाएंगे, ये आपका 90 मार्क्स हो जाएगा, ये आपका 90 मार्क्स हो जाएगा। ओवरऑल देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 180 मार्क्स जो है ये आपका सेक्शन 1 जो है 180 मार्क्स का होगा। उसके बाद सेक्शन 2 में आते हैं, यहाँ भी 1 घंटा का समय दिया जाएगा आपका। मॉड्यूल 1 में आपका इंग्लिश के 45 क्वेश्चन होंगे, और मॉड्यूल 2 में जो है जीए के मतलब कि जनरल अवेयरनेस के जो 25 क्वेश्चन होंगे। अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो यहाँ हो जाएगा 3 × 45 कर देंगे, यहाँ 3 × 25 कर देंगे, यहाँ पर 135 हो जाएगा, और यहाँ पर 75 ऐड करेंगे दोनों को तो 210 हो जाएगा, 210 हो जाएगा। ये 210 और ये 180 हो जाएगा, कितना 390 आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा ओवरऑल देखा जाए, 300 जो है 90 जो हो जाएगा। इसी से आपका मेरिट बनेगा, यही 390 पर आपका जो है मेरिट बनेगा। उसके बाद चलते हैं सेक्शन 3 पर। सेक्शन 3 क्या है, ये आपका क्वालिफाई है, यहाँ पर क्वालिफाई करना है। एक मिनिमम जो है कटअप जो निकाला जाएगा यहाँ पर, वहाँ पर आपको जो है पास करना होगा। मॉड्यूल 1 में क्या है कि आपका कंप्यूटर नॉलेज का जो है एक कंप्यूटर पर ही क्या होगा, उसका टेस्ट हो जाएगा। मतलब एक सब्जेक्ट के रूप में अगर देखा जाए तो कंप्यूटर को है ना, वहाँ पर आपको 20 क्वेश्चन दिया जाएगा, 15 मिनट का समय दिया जाएगा, और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का यहाँ भी होगा। तो आपको जो है यहाँ मिनिमम मार्क्स जो है एक लेकर के आना है, यहाँ पर क्वालिफाई आपको करना है। अब मॉड्यूल 2 में इसका क्या है, तो मॉड्यूल 2 में जो है टाइपिंग टेस्ट है। टाइपिंग टेस्ट है, आपको सिस्टम में बैठ करके 15 मिनट का समय दिया जाएगा, और एक पैरा दिया जाएगा, उसको आपको टाइप करना है। ये भी जो है जल्दी का काम नहीं है, आपको समय इसके लिए देना होगा, क्योंकि स्पीड जो है ऐसे नहीं बनता है। यहाँ तक आपको ओवरऑल समझ में आ गया। अब लोग चलते हैं किस पर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलते हैं। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या क्या चाहिए ये आपको समझ में आ गया। ये आपको जो है टायर 1 के बारे में आपको पता चल गया, टायर 2 के बारे में आपको जो है ये आपको पता चल गया। अब चलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो है क्या क्या चाहिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट, है ना। अभी से जब से आपका नोटिफिकेशन टपकेगा, आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, है ना। तो सबसे पहले जो है 10th का जो है मार्कशीट हो गया, और 10th का जो है सर्टिफिकेट आप अपने पास रख लीजिएगा। उसके बाद जो है 12th का जो है मार्कशीट हो गया और सर्टिफिकेट हो गया, और ग्रेजुएशन का जो है सेमेस्टर वाइज जो आपका मार्कशीट है, और एक जो है डिग्री सर्टिफिकेट है वो। अगर डिग्री सर्टिफिकेट नहीं भी होगा तो आपका प्रोविजनल जो होगा वो उसी से आपका काम चल जाएगा। एक बात और, आपका जो OBC सर्टिफिकेट, जो OBC कास्ट से होंगे, जो ST SC से होंगे, EWS से होंगे, उसके लिए सर्टिफिकेट जो है बनाना जो है आपके लिए जो है बहुत ज़रूरी होगा। क्योंकि 1 अगस्त, ध्यान रखिएगा, ये जो डेट लिख लें 1 अगस्त जो है, 1 अगस्त 2024, 1 अगस्त 2024 से पहले तक का, मतलब 3 साल पहले तक का OBC सर्टिफिकेट आपका बना हुआ होना चाहिए। 1 अगस्त 2024 से पहले का 3 साल तक का आपका OBC सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। और EWS सर्टिफिकेट जो है, जो फाइनेंशियल ईयर है उसी का आपका होना चाहिए। ये आपका था, किसके लिए था, EWS के लिए था सर्टिफिकेट के लिए, और OBC सर्टिफिकेट के लिए था। अब फिजिकल टेस्ट यहाँ पर ध्यान दीजिए। फिजिकल टेस्ट बॉयज़ के लिए अलग है। फिजिकल एक स्टैंडर्ड होता है, जिसमें हाइट मापी जाएगी, चेस्ट मापा जाएगा। ये सिर्फ हाइट वगैरह सिर्फ है ना, इंस्पेक्टर वाला जो पोस्ट है ना उसके लिए जो है यहाँ पर जो है दिया गया है। और हाइट मापा जाएगा, चेस्ट मापा जाएगा, उसके बाद आपसे जो है वॉकिंग करवाया जाएगा, साइकिलिंग करवाई जाएगी, है ना। तो गर्ल्स के लिए अलग है और बॉयज़ के लिए अलग है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा आपको।
उसके बाद मेडिकल टेस्ट में भी जो है आपका जो है कुछ पोस्टों के लिए मेडिकल थोड़ा सा जो है आपको जो रिक्वायरमेंट ज़रूरी पड़ता है, और कुछ के लिए जो है बहुत कम, जैसे कि पीए और ऐसे के लिए उतना मेडिकल की ज़रूरत नहीं है, पर इंस्पेक्टर वाले पोस्ट के लिए जो है आपको मेडिकल की ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगा। तो मेडिकल और फिजिकल जो है इंस्पेक्टर वाले पोस्ट के लिए जो है मस्ट है, और जो है जो नीचे वाला जो है उसके लिए जो है थोड़ा सा कम जो है इसका रिक्वायरमेंट है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब लोग चलते हैं है ना एलिजिबिलिटी पर चलते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब कौन इसको फॉर्म भर सकते हैं, तो इसके नाम से पता चलता है ना, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल है, मतलब जो ग्रेजुएट हो गया है वही इस फॉर्म को जो है फिलअप कर सकता है, वही इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। तो नोटिफिकेशन कभी भी आपका टपक सकता है। अब बच गया सैलरी और प्रमोशन। सैलरी क्या होता है इसका, प्रमोशन क्या होता है, एक दो एग्जांपल मैं लेकर आपको बता दे रहा हूँ अगले स्लाइड में, ध्यान से देखिए। जब सैलरी की बात करते हैं, सैलरी और प्रमोशन के बारे में बात करते हैं। देखिए सैलरी जो है, सैलरी जो बनता है वो पे लेवल पर बनता है। पे लेवल जो है जितना अच्छा आपका ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपका सैलरी बनेगा। देखिए पे लेवल 8 पर जो है ये 4800 ग्रेड पे का जो है ये आपका जॉब है। पे लेवल 7 जो है ये 4600 ग्रेड पे आता है। पे लेवल जो है 6 में जो है 4200 ग्रेड पे आता है, और पे लेवल जो है 5 में जो है 2800 ग्रेड पे आता है। पे लेवल 4 में भी जो है ये 2400 ग्रेड पे आता है। अब एक बेसिक पे अगर देखा जाए तो बेसिक पे अगर कितना बनता है, एक जो है 4600 ग्रेड पे पर कितना बनता है ये मैं आपको जो है थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। देखिए HRA जो बनता है ना, हाउस रेंट अलाउंस जो बनता है डिपेंडिंग ऑन सिटी, सिटी पर डिपेंड करता है किस तरह का सिटी है। अगर एक सिटी होगा है ना तो 24% बनेगा, और वाई अगर सिटी होगा तो 16% जो है ये आपका HRA बनता है। और DA बनता है, DA जो होता है डियरनेस अलाउंस जो है ये आपका करंट में कितना चल रहा था, 17% जो है ये आपका चल रहा है। ट्रेवल अलाउंस कितना मिलता है ना, ट्रेवल अलाउंस कितना दिया जाता है ये सिटी पर डिपेंड करता है। अगर सिटी है तो 36 रुपये दिया जाएगा, और अदर प्लेसेज है उसका हाफ जो है आपको जो है यहाँ पर जो है ट्रेवल अलाउंस को जो है दिया जाएगा। मतलब डिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा दिया जाएगा, और डिस्टेंस अगर कम है ना तो वहाँ पर कम दिया जाएगा। अब ग्रोस सैलरी कितना बनता है, रेंज अगर देखा जाए कितना रेंज है, अप्रोक्स कितना है सैलरी का, ये एक सिटीज़, वाई सिटीज़ और जेड सिटीज़ में इसको बांटा गया है। एक सिटीज़ मतलब कि अगर कोई बड़ा जो शहर है तो उसके लिए जो है 70,000 प्लस जो है सैलरी यहाँ पर ग्रोस सैलरी जो है बनता है। और वाई सिटी में कितना तो 66,000 जो है प्लस जो है बनता है, और जेड सिटीज़ में मतलब कि 63,000 प्लस जो है बनता है। सिटी देखा जाता है किस तरह का, बड़ा सिटी है तो इतना बनेगा, एक सिटी में आएगा, उससे छोटा सिटी है तो ये आएगा, और उससे भी छोटा सिटी है तो जेड सिटी में ये आएगा। तो ये आपको जो है सैलरी का जो एक बेसिक पे जो बनता है ये मैंने आपको जो है ओवरव्यू दे दिया। अब जो एक पोस्ट को लेकर हम थोड़ा सा देख लेते हैं। एक पोस्ट ले लिया जाए ASO इन MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का अगर पोस्ट को देख लिया जाए, इसमें जो ये बनता है 4600 ग्रेड पे का जो है ये आपका जॉब है। इसमें जो है क्या होता है, ये फॉरेन पोस्टिंग होता है। फॉरेन जर्मनी हो गया, इटली हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, ये सब जगह जो है पोस्टिंग फॉरेन जो है पोस्टिंग होता है। आप जो है इसमें अगर सिलेक्ट अगर हो जाइएगा तो बाहर अदर कंट्री में आपको जो है जॉब करने का जो मौका जो है, घूमने का मौका जो है मिल सकता है। यहाँ पर और क्या सुविधा दिया जाता है, यहाँ पर और सुविधा क्या है, तो यहाँ पर जो है 2 चिल्ड्रन, आपके 2 बच्चे अगर हो गए तो 12th क्लास तक उसकी फ्री एजुकेशन पूरा जो है सरकार जो उठाएगी। और क्या है, फ्री ट्रीटमेंट है, आपके पूरे परिवार का फ्री ट्रीटमेंट जो है सरकार अपने खर्चे पर करेगी। ये आपको समझ में आ गया। ASO इन MEA के बारे में जो है पोस्टिंग का जो है ये कहाँ पोस्टिंग होता है, तो फॉरेन पोस्टिंग होता है। ठीक है, इसका जहाँ कहाँ पर हेडक्वार्टर है तो डायरेक्ट दिल्ली में ही है, कहीं और कहीं नहीं है। ये प्रमोशन के बारे में अब बात कर लेते हैं। देखिए प्रमोशन जो है ASO के लिए लिया गया है। अब एक जो है ले लिया गया इनकम टैक्स का, जो इम्पोर्टेंट है ना, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसी को जो है पोस्ट को लेकर मैं बता रहा हूँ। देखिए ASO, अगर ASO में आपका जो है सिलेक्शन होता है, ASO असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में अगर जो है आपका जो है सिलेक्शन होता है तो एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है। ये 4 से 5 साल में जो है आपको कहाँ पहुँचा देगा, तो सेक्शन ऑफिसर पर पहुँचा देगा। अब यहाँ से पर जो है 9 से 10 साल में जो है आप कहाँ पहुँच जाएंगे, इसके बाद जो अंडर सेक्रेटरी में पहुँच जाएंगे। जब अंडर सेक्रेटरी जो होता है, जो UPSC का जो एग्ज़ाम देता है ना, IFS में जो है सेलेक्ट होता है, उसको जो अलॉट होता है IFS कैडर को, ये अलॉट होता है, अंडर सेक्रेटरी होता है। मतलब आप इतने साल में जो है CGL के माध्यम से यहाँ पर पहुँचेंगे। उसके बाद कहाँ पहुँचेंगे, तो उसके बाद डिप्यूटी डायरेक्टर बनेंगे, उसके बाद जो है डायरेक्टर बनेंगे। ये आपका जो है ASO के लिए था। अब देखते हैं इनकम टैक्स के लिए जो है प्रमोशन क्या है। 5 से 6 साल में जो आप जो है एग्ज़ाम दे करके आप जो है इनकम टैक्स ऑफिसर बनेंगे, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से इनकम टैक्स जो ऑफिसर बनेंगे। यहाँ से 8 से 9 साल में जो है आप असिस्टेंट जो है कमीशन बनेंगे। अब यहाँ 4 से 5 साल में जो है आप डिप्यूटी कमिश्नर बनेंगे, और यहाँ से 4-5 साल में जो है आप
ज्वाइंट कमिश्नर जो है बनेंगे। ये प्रमोशन की बातें थी और ये सैलरी की बातें थी। आई होप कि आपको पूरी तरह से जो है मतलब कि SSCGL के बारे में आपका पूरा जो ओवरव्यू जो है मिल गया होगा। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने परिवारजनों का ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।